थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपकी इतनी वैल्यूएबल हमारे साथ शेयरिंग का। अब मैं नदीम साहब से दरख्वास्त करूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी अगर वो बुक रिव्यू हमारे साथ शेयर कर दें, और उसके बाद हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट होगा। जी, तो नदीम साहब जो हैं, एक तो हमारे फाउंडिंग मेंबर्स में से हैं पाकिस्तान सोशल साइंसेज फोरम के, और फिलहाल ये पीएचडी कर रहे हैं, पीएचडी स्कॉलर हैं आईबीए कराची में, और इनके इंटरेस्ट, बेसिक इंटरेस्ट जो हैं उसमें इंक्लूड है इकोनॉमी से रिलेटेड जितने भी होते हैं मामलात, इश्यूज, वो उस पर काम करते हैं, बिहेवियरल इकोनॉमी पे। तो ये जो हमारा फोरम है ये बेसिकली नदीम सरवर साहब का ब्रेन चाइल्ड है, अलॉन्ग विद जिशान हाशिम। जी नदीम साहब, अभी है आप रेडी हैं? आई डोंट नो सादिया क्या हुआ है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर नहीं नदीम पा रहा। ऐसे बगैर स्लाइड के आप कर रहे हैं, बगैर स्लाइड के। पर तशरीफ लाए, बल्कि इससे भी ज़्यादा थैंकफुल मैं उनका इसलिए हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो टैक्स रिफॉर्म्स हैं इनके ऊपर बात तो बहुत की जाती है कि जी टैक्स रिफॉर्म होने चाहिए, टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई करना चाहिए, लेकिन असल में काम क्या हो, रिफॉर्म्स के अंदर किन किन चीज़ों को ठीक करना है, उनकी सिमत क्या होगी, तो उसको कैसे दुरुस्त करना है, इसके ऊपर हमें अब तक कोई इतना कॉम्प्रिहेंसिव खाका नहीं पेश किया गया। तो डॉक्टर इकराम साहब ने सबसे पहले तो मैं उनका इसलिए बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपनी इस किताब के ज़रिए, एंड डेफिनेटली जो उनकी मिसेस हैं उनका भी इसमें काफ़ी इनपुट है, तो उन्होंने इस किताब के ज़रिए इस रिसर्च गैप को फिल किया, और इस तरह से हमारे पास एक एटलीस्ट एक ओवरव्यू आ गया, खाका आ गया हमारे पास। ये आ गया कि हम यानी जो टैक्स रिफॉर्म्स हैं उससे क्या मुराद ली जा सकते हैं, हमारे पास एक कम अज़ कम उसमें राय आ गई है, जो कि एक बड़ी ज़रूरी बात है, बड़ी अहम बात है, ताकि कहीं से तो हम बात स्टार्ट करें। बाकी डॉक्टर साहब ने शुरू में जैसे अपनी प्रेजेंटेशन के शुरू में उन्होंने बताया कि पाकिस्तान का जो टैक्स सिस्टम है ये दुनिया के चंद पेचीदा तरीन सिस्टम्स में से एक है। मेरी तो इसके बारे में राय ये है कि जो शख्स ये क्लेम करे कि मैं पाकिस्तान के टैक्स सिस्टम को अच्छी तरह समझता हूँ, उसको नोबेल प्राइज़ दे देना चाहिए। ये इस कदर कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, इतना मुश्किल सिस्टम है, इतने मल्टीपल टैक्सेस हैं कि मतलब इसको समझ लेना बहुत बहुत मुश्किल है। तो इस तरह से हमें एक ऐसे टैक्स के निज़ाम की ज़रूरत है जो आसान हो, क्योंकि हमारी आबादी इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, तो जो आम आदमी जिसको आराम से समझ सके और जो बड़ा क्लियर हो, उसके साथ उसके सपोर्टिव आर्गूमेंट्स हो, लिटरेट और ये सारी चीज़ें हों। तो डॉक्टर साहब की किताब को अगर आप पढ़ते हैं तो डॉक्टर साहब की जो बुक है उसके अंदर उन्होंने जो एग्जिस्टिंग टैक्स सिस्टम है इसके प्रॉब्लम्स को भी हाईलाइट किया है और अपना अल्टरनेट भी पेश किया है, और बड़ी क्लियर अप्रोच है। और उस अप्रोच को एक्सप्लेन करते वक्त उन्होंने लिटरेचर से और टैक्स कमीशंस की मुख्तलिफ रिपोर्ट से काफ़ी सारी चीज़ें साइट की हैं जिससे उनके आर्गूमेंट्स को बहुत सपोर्ट मिलती है। ठीक है, इसके बाद जो डॉक्टर साहब का सलूशन है वो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है, बड़ा सिंपल है कि उन्होंने सिर्फ ये किया है कि सिर्फ 4 आप टैक्सेस लें, 2 आप डायरेक्ट टैक्स करें और 2 इनडायरेक्ट टैक्स करें, और उनका रेट भी बिल्कुल सिंपल सा हो, फ्लैट सा हो। ठीक है, मेरा ये ख्याल है कि इस तरह का जो टैक्स सिस्टम है और इस तरह के सिंपल से टैक्स रेट है, इनको इंट्रोड्यूस करने से जो मुख्तलिफ तरह की प्रोडक्शन कॉस्ट है, कंप्लायंस कॉस्ट है, ये सारी कम हो गई, जिससे चीज़ों की जो कीमतें हैं इनके अंदर भी एक बेहतरी आएगी। इसी तरह साइकिक कॉस्ट उसके अंदर कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जो बिजनेसमैन के ऊपर एक टैक्स का प्रेशर है वो ख़त्म होगा, और उसकी वजह से वो फिर अपना माइंड, अपनी एनर्जी, अपना टाइम, ये सारे चीज़ें बिजनेस की तरफ लगा सकेंगे, जो कि इकोनॉमी के लिए एक बहुत अच्छी सूरत हाल होगी। अच्छा, एक मैं और थोड़ी सी बात शेयर कर दूं कि हमारी एक फैकल्टी मेंबर है आईपीए में, उन्होंने कुछ अर्सा पहले एक सर्वे किया जिसमें वो जानना चाह रही थी कि लोग क्यों डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो उन्होंने अनडॉक्यूमेंटेड जो सेक्टर्स थे उनसे बात की और वहाँ से उन्होंने डाटा कलेक्ट किया। तो जो सबसे बड़ा रीज़न वहाँ पे सामने आ रहा था वो था कम्प्लेक्सिटी ऑफ टैक्स सिस्टम। तो मेरा ये ख्याल है कि जो डॉक्टर साहब ने जैसा सिस्टम सजेस्ट किया ये बिल्कुल सिंपल है, और इसकी वजह से डेफिनेटली जो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है इसका साइज बढ़ेगा और अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का साइज कम होगा, जिसकी वजह से हमारे और भी दीगर प्लानिंग के मसाइल हैं, इसी तरह इनकम सपोर्ट के मसाइल हैं, वो सारे के सारे बेहतर अंदाज में हल हो जाएंगे।
और इसके साथ साथ ना सिर्फ मेरे ख्याल में ये टैक्स सिस्टम एक आम आदमी और एक बिजनेसमैन के लिए सिंपल होगा, बल्कि ये टैक्स एजेंसी के लिए भी बहुत सिंपल होगा कि टैक्स की कलेक्शन करना, ऑडिट वगैरह कंडक्ट करना, टैक्स इवेजन के साथ डील करना और इसी तरह कोर्ट मैटर्स को डील करना। ये सारी चीज़ें मेरा ख्याल है कि अगर हम इस तरह का टैक्स सिस्टम ले आए तो इसमें बहुत आसान हो जाएगी। अच्छा, इसके साथ मेरी चंद बिल्कुल छोटी छोटी तालिब इल्माना सी गुजारिशात हैं। वो पहली बात तो उसके अंदर ये है कि जो एक दूसरा हमारा पैरेलल टैक्स सिस्टम होता है जिसको हम प्रोग्रेसिव टैक्स रेट सिस्टम कहते हैं, जिसके अंदर जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है तो टैक्स रेट जो है ना वो भी ज़्यादा होता जाता है। उसकी एक जस्टिफिकेशन ये दी जाती है कि जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है इसके अगेंस्ट गवर्नमेंट पब्लिक गुड्स जो है वो प्रोवाइड करती है। अब चूंकि जो रिच पर्सन होते हैं और जो बड़ी बिजनेस फर्म्स होती हैं ये ज़्यादा पब्लिक गुड्स को यूज़ करती हैं और उससे ज़्यादा बेनिफिट्स लेती हैं, इसलिए उनका जो है ना वो शेयर भी हाई होना चाहिए, उन्हें हायर रेट पे टैक्स देना चाहिए। मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब अगर इस आर्गूमेंट के अगेंस्ट एक काउंटर अपना आर्गूमेंट भी पेश कर दें तो शायद ज़्यादा थोड़ा सा बेहतर हो जाए। इसी तरह मैंने कुछ लिटरेचर पढ़ा है, अभी मैं इस गुफ्तगू के बाद आपसे थोड़ी सी ज़्यादा तफसील शेयर करूँगा, जिसके अंदर जो मैंने लिटरेचर पढ़ा है उसमें मुख्तलिफ रिसर्चर्स ने इकोनॉमी का मॉडल बनाया है और उसके अंदर डिफरेंट टैक्स एक्सपेरिमेंट्स को रन करके चेक किया है कि उसके क्या रिजल्ट्स आते हैं। अच्छा, उसमें जितने भी फ्लैट टैक्स रेट्स के ऊपर स्टडीज़ हैं उन सारी स्टडीज़ के रिजल्ट्स के अंदर एक बात कॉमन है कि फ्लैट टैक्स को इंट्रोड्यूस करने से जो इकोनॉमी की जीडीपी है, प्रोडक्शन है, वो तो इंक्रीज करेगी, लेकिन इसके साथ साथ वहाँ पर जो अदम मसावात है, दौलत जो तकसीम दौलत है उसके अंदर अदम मसावात है या इनइक्वालिटी है वो भी ज़्यादा होगी। अब पहले तो इनइक्वालिटी के बारे में जो ग्रोथ इकोनॉमिस्ट हैं वो इस तरह का व्यू नहीं रखते थे, बल्कि उनके ख्याल में इनइक्वालिटी का मसला कोई मसला ही नहीं है, लेकिन अब तो इनइक्वालिटी के मसले को बहुत सीरियसली देखा जा सकता है। सो इस तरह के टैक्स सिस्टम की तरफ मूव करना जिससे इनइक्वालिटी बढ़ेगी, तो इनइक्वालिटी को फिर हम डील करने के लिए क्या करें। ऑल दो के ये शायद डायरेक्टली उनका मौजू ना हो, लेकिन डेफिनेटली जब एक इस तरह के टैक्स सिस्टम के ऊपर ये एक सवाल आएगा तो अगर इसको भी मुख्तसर तौर पर एड्रेस कर दिया जाए तो शायद बेहतर होता है। अगली बात जो मैंने नोट की है वो ये की है कि डॉक्टर साहब ने जो टैक्स रेट सजेस्ट किए हैं वो मैं ये नहीं समझ पाया कि वो किस बुनियाद पर कैलकुलेट किए गए हैं। क्या उसमें लेफर कर्व जो प्रिंसिपल है वो यूज़ किया गया है, ये उन्होंने एक इस तरह से किया है कि टोटल कितनी हमें टैक्स कलेक्शन चाहिए तो टोटल कितने लोग हैं जो टैक्स पेयर होंगे तो उस हिसाब से रेट बना लिया जाए, ये किस तरह से किया। तो अगर वो जिस तरह इन्होंने इनकम टैक्स रेट सजेस्ट किया, कॉर्पोरेट टैक्स रेट सजेस्ट किया, सेल्स टैक्स रेट सजेस्ट किया, कस्टम ड्यूटी का रेट सजेस्ट किया, वो जो नंबर्स हैं या वो जो सजेशन है रेट की उस वो किस प्रिंसिपल के ऊपर की है, अगर इसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर दिया जाए तो मेरा ख्याल है बेहतर होगा। आखिरी चीज़ जो मेरा ख्याल है इस बुक की एक अच्छी वैल्यू एडिशन हो सकती है वो ये है कि हम कुछ अगर कुछ ममालिक की एग्जांपल दे सकें जहाँ पर फ्लैट टैक्स रेट सिस्टम जो है वो चल रहा है, अगर उन कंट्रीज के हम एग्जांपल दे सकें और उसके साथ हम बता सकें कि जैसे ही उन्होंने फ्लैट टैक्स की तरफ मूव किया तो उनकी एफडीआई पे, पर कैपिटा इनकम पे, इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह पे क्या इम्पैक्ट हुआ, तो मेरा ख्याल है कि ये केस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है। यही मेरी कुछ तालिब इल्माना से गुजारिशात थे डॉक्टर साहब की किताब के ऊपर, और मैं एक दफ़ा फिर उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ दोनों बातों पर, इतनी अच्छी किताब लिखने पर टैक्स के ऊपर और साथ ही हमारे फोरम पे आने पर। बहुत शुक्रिया। जी नितिन साहब, बहुत शुक्रिया आपका रिव्यू का। डॉक्टर इकरामुल हक साहब, अगर आप इस पर कुछ अपने ख्यालात का इज़हार करना चाहें। जी, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ नदीम साहब का कि उन्होंने बहुत ही अच्छे सवालात उठाए हैं, और एक बाद में इसके बाद एक डेवलपमेंट हुई जिसको अली सलमान जो प्राइम इंस्टीट्यूट को हेड भी करते हैं और उसके रूए रवा भी हैं, उन्होंने ये सारी जो फिगर वर्क था, ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि फेडरेशन जो है ऑल पाकिस्तान चैम्बर्स की, उन्होंने हमारे मॉडल को जब नंबर्स में कन्वर्ट करके हुकूमत के सामने पेश किया तो उससे जो था पता चला कि हमारे गैप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। मिसाल के तौर पर इस वक्त इनकम टैक्स में सिर्फ जो रिटर्न्स मौसूल हुई हैं
वो 3 मिलियन के करीब हैं, जबकि हमारे यहाँ जो मोबाइल यूज़र्स हैं, जो यूनिक मोबाइल यूज़र से मुराद है कि एक से ज़्यादा सिम्स हैं जिनके पास, उनका जो आखिरी डेटा हमारे पास आया तो पाकिस्तान में पेनिट्रेशन जो है वो टोटल तो खैर 187 मिलियन यानी 220 मिलियन के कंट्री में है, लेकिन अगर हम उनको सिम्स के वाइज ले लें तो यूनिक मोबाइल यूज़र भी कोई 100 मिलियन के करीब हैं। और उसमें से जब हमने टैक्स बेस को वर्कआउट किया तो हमें अंदाज़ा हुआ कि कम से कम भी हमारी टैक्स बेस जो है वो 15 मिलियन तक जा सकती है, मगर बदतरीज इसे बढ़ाते हुए पहले साल में अगर हम मज़ीद 5 मिलियन जो टॉप के से ऐड करें तो ये एक फैक्टर हमने देखा। सेल टैक्स में सिर्फ 2,50,000 के करीब ही लोग रजिस्टर्ड हैं, जबकि सिर्फ इंडस्ट्रियल और कमर्शियल जो इलेक्ट्रिसिटी के यूज़र हैं वो 4 मिलियन से ज़्यादा हैं। यहाँ तो गैप बहुत ही बड़ा है। उसकी वजह बुनियादी तौर पर मैंने अर्ज़ की थी कि जब आप इंपोर्ट की सतह पर इतनी हैवी टैक्सेशन करते हैं तो लोग जो हैं वो बहुत अंडर इन्वेस्टिंग भी करते हैं और उसकी वजह से फिर वो सप्लाई चेन पे भी नहीं आते। मैक्सिको में इसका हल ये निकाला उन्होंने कि उन्होंने एसएमईज़ को जो 800 मिलियन तक उन्होंने उसके टर्नओवर का म्यार रखा, हमारे यहाँ भी किया है मगर बहुत कम रखा है 250 मिलियन पे, उन सबको ज़ीरो रेटेड कर दिया ताकि वो सप्लाई चेन में तो आ जाएं और उनकी टोटल रिपोर्टिंग भी हो सके। तो मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान में असल मसला ये है कि हम बहुत छोटा नंबर लेकर और एफबीआर के लोग एक लेजीनेस का, और जो सूबाई भी हमारे पाकिस्तान पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है, इसी तरह हमारे सिंध रेवेन्यू बोर्ड है, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी है, बलोचिस्तान ने भी अपनी एक रेवेन्यू अथॉरिटी बना ली है क्योंकि सर्विसेज और मैंने जैसे अर्ज़ किया था गुड्स का टैक्स इंडिया ने 2017 में इसको हार्मोनाइज कर लिया और अब वहाँ जनरल सेल टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज है और उसको इंडिया यूनियन काउंसिल देखती है, उनकी एक यूनियन बॉडी है जो इसको मॉनिटर करती है और आपने देखा कि वहाँ इससे बहुत बेहतरी आई है, मार्केट ओपन हो गई है, एक जैसा कम रेट हो गया है। अभी तो रेट्स में बहुत फ़र्क है जिसकी वजह से बहुत सी डिस्टॉर्शंस हैं और इसका जो डेटा पीछे बेस था जिसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान को अगर 8 ट्रिलियन चाहिए तो हमें तो 6 ट्रिलियन पर भी जब IMF कह रहा है तो हमें मुश्किल लग रहा है, जबकि पोटेंशियल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। मगर जैसे टीम ने खुद भी बताया कि यहाँ लोग पेचीदगी की वजह से और एडमिनिस्ट्रेशन के जो है वो रवैये की वजह से कि वो बजाय लोगों को एजुकेट करे, उनको हेल्प आउट करे, सिंगल पेज रिटर्न लेकर आए, उसके पीछे डेटा अगर आप चेक करना चाहते हैं आज टूल्स हैं आपके पास, एजेंसीज़ हैं वो देख सकती हैं बेनामी एसेट्स कहाँ क्रिएट हो रहे हैं। ये काम बुनियादी तौर पर आपने देखा कि वेल्थ स्टेटमेंट वाली आदत जो है ये तो अब बेकार सी बात है। तो इतने बड़े गैप को जो था वो फिल करना, जहाँ तक इसकी आपने इनक्वालिटी का मसला दिया वो बहुत ज़रूरी है, मगर शायद इसी स्लाइड में आपने मैंने देखा कि एक में हमने बहुत क्लियर तौर पर लिखा कि जब आप टैक्सेस ले लें तो फिर उसमें आप नेगेटिव टैक्स का भी करें कि जिन लोगों की आपने अगर थ्रेश होल्ड 600,000 रखा है या 400,000 रखा है तो उसकी इनकम और उसका जो फ़र्क है उसका 10% फिर आप उसको उस वक्त तक देंगे जब तक आप उसको प्रॉपरली कोई वोकेशनल ट्रेनिंग चाहिए, कोई उसको एजुकेशन चाहिए, उसको जॉब चाहिए। ये फिर रियासत और ज़ाहिर है इसमें प्राइवेट सेक्टर भी मिलकर इस मसले को, लेकिन एक रजिस्ट्री तो हमारे पास आ जाएगी और ज़ाहिर है कि इस से हम अपने लोगों को जो इस वक्त गुर्बत से नीचे हैं, जैसे चाइना ने आपने देखा कि ये हदफ सितंबर में ही पूरा कर लिया, हालांकि सबका ख्याल था कि शायद वो नहीं कर पाएंगे कोविड के बाद, मगर उन्होंने खुद इसके लिए दिसंबर 2020 रखा था और सितंबर में ही उन्होंने इसको अचीव कर लिया। तो ये जो चीज़ है ये मॉडल भी कोई ऐसा मुश्किल नहीं था कि जिसके ऊपर काम ना हो सके। हमारे पास आपने पूछा कौन सी एग्जांपल्स हैं, हमारे सिंगापुर 6% सेल टैक्स के ऊपर उन्होंने एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है, शायद पूरा सिंगापुर तो लाहौर से भी छोटा होगा। और जापान जो है हमारे पास दूसरी बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है जिसके अंदर उन्होंने शुरू से ही अब तक 8% के ऊपर एक ही सिंगल स्टेज वो रिटेलर से टैक्स इकट्ठा करते हैं ताकि नीचे कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो है, कॉस्ट ऑफ एडिंग वैल्यू है, वो टैक्स ना हो, और इसीलिए वो वर्ल्ड मार्केट में बहुत बड़े एक्सपोर्टर्स हैं कई एक चीज़ों के, हालांकि उनका खाम माल भी उनके पास नहीं है। जैसे ऑटोमोबाइल की हम एग्जांपल देते हैं कि उनकी गाड़ियां तो यूरोप और अमेरिका में भी कम्पीट करती हैं जाकर।
तो हमारे यहाँ प्रोटेक्शनिज्म रहा कि आप जी ड्यूटीज़ को राह रखें ताकि हमें बचत रहे, और इसके नतीजे में क्या हुआ कि एक आपने पैरासाइट किस्म की लोकल इंडस्ट्री क्रिएट कर ली। अब हम जिस म्यार की गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस म्यार की चीज़ें हमें मिल रही हैं, वो ओपन मार्केट्स का अंदर जो कंपटीशन का उसका रियल सफ़र तो फिर एंड पे कंज्यूमर ही हैं कि वो टैक्स भी हाई दें और आपको सोशल सर्विसेज भी आप यहाँ देखें पाकिस्तान में, अगरचे हमने आर्टिकल 25A डाल दिया है, हमने हेल्थ केयर को भी फंडामेंटल राइट बनाया, मगर किसी को भी हम पूरा नहीं कर सके। तो देखा जाए तो रियासत के अंदर बहुत सी चीज़ें इंटरकनेक्टेड थी, मगर इस स्टडी का मकसद तो एक पैराडाइम शिफ्ट देना था कि हमने इसके पीछे जो नंबर्स हैं वो अली सलमान साहब और हम बाद में अपने एक बहुत पेपर में कर चुके हैं और आपके साथ शेयर भी करेंगे, ताकि हम जब अगला वेबिनार तो उसमें फिर हम ख़ास तौर पर हुकूमत को ब्लैक एंड वाइट में भी दिखा सकें कि हम हर साल में इजाफा करते हुए अगले 2-3 साल में 8 ट्रिलियन तक पहुंच सकते हैं। तो ये एक जो इसमें इनइक्वालिटी का था, एक तो इसको नेगेटिव टैक्सेशन की ज़रिए कोशिश की कि पहले आप सारा इकट्ठा तो कर लें, क्योंकि फिर डिस्टॉर्शंस क्रिएट होती हैं जब आप एग्जम्पशंस क्रिएट करते हैं, और आप डायरेक्ट सब्सिडीज़ देने की बजाय जब आप कहते हैं जी मैंने सब्सिडी, तो उसको आप वैसे फर्टिलाइज़र की एग्जांपल ले लें तो बड़ी बड़ी फर्टिलाइज़र कंपनीज तो और ज़्यादा फैटी हो जाती हैं, और वो बेचारा किसान जो है वो गरीब ही रहता है, क्योंकि उसको तो बराह रास्त अब आप देखिए हम वीट भी मंगवा रहे हैं, हम जो है बाहर से जो है वो इस वक्त शुगर भी मंगवा रहे हैं, और कपास का तो कई सालों से जिसका हमारा मेन स्टे है एक्सपोर्ट के अंदर, उसकी 9 से 10 बिलियन आप बेल्स की जो है शॉर्टफॉल देखते हैं। इसका मतलब है कि हम अच्छी कॉटन आप तो बहुत दूर की बात है, हम कॉटन ग्रो ही करना छोड़ दिया है। तो इन सब के अलावा अली सलमान साहब से जो बाद में गुफ्तगू हुई तो हमने इसमें थोड़े अरसे के लिए ये पहलू भी रखा कि अगर वेल्थ के ऊपर थोड़ा सा आप उसको अल्टरनेट बेस के तौर पे यूज़ कर लें, ताकि जो अक्रीशन ऑफ है उसके अंदर उनकी कंट्रीब्यूशन आ जाए। अल्टीमेटली आप इसको भी ख़त्म कर सकते हैं, मगर शुरू के दिनों में हमें शायद इसकी तरफ भी जाना पड़े। तो इन दो सवालात को जिसके आपने ख़ास तौर पर इशारा किया, मेरा ख़्याल है कि हमने इस पे भी काफ़ी इसमें अब जो रिवाइज एडिशन आया है इसमें इस पर काफ़ी बात की है, और बाद में हमारे आने वाले जो कई और आर्टिकल्स और पेपर्स और रिसर्च पेपर्स थे उसके अंदर इस पे शेयर हासिल हमने बात की है और इन सारे क्वेश्चंस का जवाब दिया है। जी मैं अब जी चाहूँगा कि कोई और क्वेश्चन हो तो मैं Can I add something here, Dr. Ikram? जी 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 अली, आप करें बात। जी, चूंकि वो मैं सुन रहा था डॉक्टर इकराम ने ज़ाहिर काफ़ी अच्छा उसको एक्सप्लेन कर दिया है, जिसमें सिर्फ मुझे एक पॉइंट ऐड करना है। नदीम ने बहुत अच्छा इसका रिव्यू भी किया और बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी किए। तो उन्होंने एक सवाल ये किया था जिसको डॉक्टर इकराम ऑलरेडी एड्रेस कर चुके हैं, लेकिन जस्ट टू ऐड वन मोर पॉइंट के जो हमने रेट्स प्रपोज किए हैं डॉक्टर इकराम की बुक में, उसकी बेसिस क्या है। तो उसमें जो है हमने 2-3 उसके फैक्टर्स देखे थे, स्पेशली बजट से पहले हमने इसके ऊपर काफ़ी वर्किंग की, जिसकी तरफ इन्होंने रेफरेंस भी दिया। इसमें एक तो ये देखा था कि हमारा इफेक्टिव, जैसे अगर हम सेल्स टैक्स की बात करें तो हमारा इफेक्टिव कैलकुलेशन कितनी होती है उसकी डिडक्शन के बाद और फाइनलाइजेशन, यानी कि गवर्नमेंट के पास कितना जाता है। अगर रेट 17% है और गवर्नमेंट के पास नेट में 7-8% ही जा रहा है, तो हम इसको आसानी के लिए सिंगल स्टेज के ऊपर जाकर 7-8%, और हमने इसको 5% कहा है, लेकिन वो ग्रेजुअली 5% पे आ सकता है। तो जो गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है उसमें अंदर लॉस नहीं होगा, लेकिन हम ये कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम से बच जाएंगे, जिन्होंने जापान की मिसाल दी। सो वो रेवेन्यू न्यूट्रल पहली स्टेज के ऊपर होगा। दूसरी बात ये है कि उसमें ज़्यादा लोग अंदर सिस्टम में आ जाएंगे और बाद में फिर रेवेन्यू में भी इजाफा हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा सिस्टम जो है इस वक्त आपके इल्म में है कि बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल है। तो अब जो इनफॉर्मल है इसका मतलब वो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है। सो बहुत कॉम्प्लिकेशन होती है उन लोगों को जो फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे होते हैं, क्योंकि दे आर एट अ लॉस, उनको कंपैरेटिव डिसएडवांटेज होता है टू डील विद द सप्लायर्स जब वो इनफॉर्मली उसमें डील कर रहे होते हैं। इस सिस्टम को सिंप्लीफाई करने के लिए वी केम अप विद दिस नंबर के in which the revenue loss would be minimal,
और इसी तरह हमने देखा कि इनकम टैक्स के अंदर, कॉर्पोरेट टैक्स के अंदर पाकिस्तान अपने रीजन में और अपने पर कैपिटा इनकम के हवाले से अगर कंपेयर करें तो काफ़ी हाई रेट के ऊपर है। सो वो हमने फिर कुछ मुल्कों के रेट्स देखे, उसके मुताबिक फिर प्रपोज किया कि ये रेट नीचे कम आ सकता है। कंपनीज के लिए हमने 20% इसमें वो किया है, जबकि बहुत से मुल्कों में अभी भी रेट 24, 25, 30% है। सो हमें हमारा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की अभी इनकम इस लेवल की है। सो दूसरा हमारा ये फैक्टर ये था कि पर कैपिटा इनकम आपकी कितनी है। कस्टम्स ड्यूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे इसका 4 प्रेवलेंट रेट है, मोस्टली 3% और 11% और 6%, और एक और हाई रेट भी है 20% भी है गालबन। तो अगेन जो इसमें थोड़ी सी हमने ये देखी है बात कि कस्टम ड्यूटी के रेवेन्यू में हमारे मॉडल में कमी हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान में जब आप वो 5% पे लेके आएंगे कस्टम ड्यूटीज़ को ऑन फ्लैट, तो वो कस्टम ड्यूटीज़ के रेवेन्यू में कमी होगी, और ये हमारा एक दैट इज़ वन पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव, दैट इज़ पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव, बिकॉज पाकिस्तान दुनिया में इम्पोर्ट टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर 1 है। यानी कि कोई भी मुल्क इम्पोर्ट टैक्सेशन पे 40% ऑफ रेवेन्यू कलेक्ट नहीं करता, 3, 4, 5% इम्पोर्ट टैक्सेशन होती है। So what we are doing with our economy by such heavy and excessive import taxation is quite anti-growth and also anti-poor. So इन factors को सामने रखते हुए फिर रेट्स हैं ये पोस्ट हैं, और इसके ऊपर बैक एंड के हमने कुछ कैलकुलेशंस भी की, गवर्नमेंट को भी प्रेजेंट कर चुके हैं बिफोर द बजट, फाइनेंस मिनिस्टर को भी प्रेजेंट किया गया, बिजनेस कम्युनिटी के साथ भी हमारी काफ़ी इंटरेक्शन रही, FCCI के साथ खास तौर पर, और ये प्रेजेंटेशन उनको दी जा चुकी हैं। सो रेट्स के पीछे हमारी ये वर्किंग है। बहुत शुक्रिया अली सलमान साहिब।